आज हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इसका जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है वो ब्रेन द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप बोल सकते हो इसको एज सच, ब्रेन को। ठीक है, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस कंट्रोल में, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब हम गिरने लगते हैं तो ब्रेन सिग्नल देता है कि कैसे बचना है। ठीक है, गिरना नहीं। फंक्शंस ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लंग्स, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, किडनी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनकी फंक्शनिंग भी ब्रेन के अंतर्गत है। थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर बाहर का बहुत बढ़ गया तो बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेगा वो, कि हम लोग होमियोस्टैसिस में रहेंगे। ठीक है, तो ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये भी ब्रेन का काम है। हंगर, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास लगना, ये सब ब्रेन का कमाल है। उसके बाद सिरकैडियम 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी क्लॉक। ठीक है, बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है कि आप कब सुबह उठ रहे हैं, कब सुबह कब मतलब पढ़ने बैठ रहे हैं, खेल, तो एक कहने का मतलब है कि आप क्या हो जा रहा है, एक तरह का क्लॉक हैबिट जब डेवलप होता है तो बॉडी क्या होती है, अपना एक इंटरनल क्लॉक डेवलप कर लेता है। ठीक है, वो उसी समय पे उठेगा, उसी समय पे सोएगा, खाएगा, पिएगा। ठीक है, सो दिस इज सर्कैडियम 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। देन एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो उनके सारे फंक्शंस ये सब ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत आती है और ये भी ब्रेन कंट्रोल करता है, कमांड करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हम देख पाते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग जो होती है वो ब्रेन ही करता है। हियरिंग, सुन पाते हैं, वो भी ब्रेन का कमाल है। स्पीच, बोल पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग पेपर पढ़ के बोल पाते हैं, कुछ लोग बगैर पेपर पढ़े घंटों भाषण दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सब ब्रेन का कमाल है। मेमोरी, कुछ लोग को बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, ये सब सारा का सारा जो है कमांड एंड कंट्रोल ब्रेन के पास है। सो ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर आप देखा जाए तो। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अब आप देखे हैं खोपड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्कल, तो स्कल के एक हार्ड कवरिंग है ये जिसके अंदर आप ब्रेन सुरक्षित है। Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges, which consist of an outer layer called dura mater, which, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आप खोपड़ी को खोलिएगा तो आप देखिएगा कि जो ब्रेन का जो कवरिंग है वो क्रेनियल मेनिंजेस कहलाएगा। ठीक है, ये जो क्रेनियल मेनिंजेस हैं इसके भी लेयर है, तो जो सबसे बाहरी वाला लेयर है उसको हम लोग ड्यूरामेटर बोलते हैं। ठीक है, अब वेरी थिन मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को हम लोग एराक्नॉइड बोलेंगे, और इनर लेयर, ठीक है, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू इज कॉल्ड द पायामेटर। ठीक है, तो अब आप अंदर से बाहर की तरफ आइए, तो अंदर में ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू के बाद क्या लेयर है, पायामेटर, पायामेटर के बाद क्या है, अरक्नॉइड, अरक्नॉइड के बाद सबसे बाहरी लेयर क्या है, ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर के बाद क्या है, स्कल। तो ये आपका ऑर्डर है ब्रेन का, सबसे पहले बाहर में है स्कल, उसके बाद आइए ड्यूरामेटर, अरक्नॉइड और पायामेटर। अब यहाँ पे ये जो एराक्नॉइड है ये टर्म आया है अराक्नीडा से, अराक्नीडा मतलब स्पाइडर लुकिंग। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पाइडर टाइप और स्पाइडर लुकिंग, तो आपका आंसर होगा क्रेनियल मेनिंजेस, अराक्नॉइड लेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है, ये 3 पॉइंट। अब आती है बात कि ब्रेन को आप
बाय एनाटोमी कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो 3 भाग में हम बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है आपको 21.4। दिस इज द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब यहाँ पे बाहर में आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये देखिए एक बड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है सेरेब्रम का। ठीक है, अब आपको एक लेयर ये वाला दिख रहा है कॉर्पस कलोजम। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए। स्कूल वाले इसको डायग्राम ड्रॉ करने भी देते हैं एग्जाम में, और कंपटीशन में आपको नेमिंग करने आ सकता है। ठीक है, तो ये कॉर्पस कैलोजम का हिस्सा हो गया। अंदर आइएगा कॉर्पस कैलोजम के नीचे आप देखिएगा तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको दिख रहे हैं रीजन। ये जो टोटल रीजन है थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, ये आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, अब आइए मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन देखिए आपका ये यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद आइए हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में आपको पॉन्स वेरोलाई आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद है। फिर सेरेबेलम है, एक झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हाँ, गोभी का पत्ता टाइप, ये यहाँ मौजूद है। उसके बाद आप देखिए मेड्यूला हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है। उसके बाद यहाँ पे एक पतला सा एक लेयर टाइप का दिख रहा है, पाइप टाइप का, जिसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्टेम से आप क्या समझते हैं। तो ब्रेन स्टेम आप देखिए दो चीज, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बाद देखिए ब्रेन का जो कनेक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड से है। तो नीचे जो है कनेक्शन वो स्पाइनल कॉर्ड से है। तो यहां से जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि हाइंड ब्रेन का कंपोनेंट्स क्या है। तो पॉन्स वेरोली, सेरेबेलम, मेडुला। ठीक है, ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट्स कौन है, तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, तो सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस यहाँ पूछा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। तो फर्स्ट इज फोर ब्रेन। ठीक है, सो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अभी आप डायग्राम में देखे थे। सेरेब्रम जो है इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, आप देखे होंगे डायग्राम में कि ये सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। ठीक है, काफी बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ा हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा। ठीक है, काफी बड़ा हिस्सा ये आप देख रहे हो सेरेब्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सेरेब्रम है। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as the left and the right cerebral hemisphere. ठीक है, तो दो भाग में आप लॉन्गिट्यूडनली इस हिस्से को बांट सकते हैं। तो लेफ्ट वाले हिस्से को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे, राइट वाले हिस्से को हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो अभी तक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो सेरेब्रम है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में आपको नर्व फाइबर्स मिलेंगे जो कि इन दोनों के बीच में कनेक्शंस एस्टैब्लिश करता है। तो इस नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोजम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कॉर्पस कैलोजम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, the layers of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. The neuron cell bodies are concentrated here, giving the color gray. ठीक है, the cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions that are neither clearly sensor nor motor in function, and these regions are called as association areas, which are responsible for complex functions like intersensory associations, memory, and communication.
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्पस कैलोजम आप समझ गए कि लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन है नर्व फाइबर्स का, उसको हम लोग कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। अब आती है बात सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जो लेयर, सेल्यूलर लेयर जो कवर कर रहा है, उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स को जब आप एनाटॉमिकली व्यू कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, फोल्ड्स, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ही हम लोग ग्रे मैटर भी बोलते हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। तो बोला जाता है ग्रे मैटर जितना ज्यादा है आदमी उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। इस टाइप से कॉमन परसेप्शन, ग्रे मैटर कितना है, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि वो ग्रे कलर का दिखता है। और ग्रे कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि जो न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन वहां ज्यादा है। कहने का मतलब न्यूरॉन्स जो है काफी मात्रा में वहां उपलब्ध है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चूंकि न्यूरॉन्स का ज्यादा है वहां, तो वो ग्रे दिखता है, इसलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ग्रे मैटर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वैसे सेंसरी एरियाज मिलेंगे जो कि परसेप्शन में हम लोगों को मदद करता है, मोटर एरियाज, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि ना ही सेंसरी है ना ही मोटर एरिया है, ठीक है। तो ना ही उनमें सेंस करने का क्षमता है ना ही मोटर। मोटर का मतलब कि जो आप लर्न करते हो, ठीक है, इन टाइम। सेंस का मतलब है जो आप सेंस करते हो यूजिंग योर 5 सेंसेस। तो ये जो एरियाज हैं जो कि सेंसरी और मोटर दोनों में से उनकी जो फंक्शनैलिटी दोनों में से नहीं है, उसको हम लोग एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं। एसोसिएशन एरियाज में क्या होता है? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन एरिया से। मेमोरी, हम बहुत ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेंसरी एरियाज के बीच में जो कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, एसोसिएशंस हैं, वो भी एसोसिएटेड एरियाज का फंक्शन में आ रहा है। तो ये एसोसिएशन एरियाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वाई आर एसोसिएशन एरियाज इम्पोर्टेंट। तो कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको एसोसिएशन एरियाज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये एसोसिएशन एरियाज आपके मेमोरी और कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सवाल ये मेमोरी और कम्युनिकेशन से पूछा जाता है, ठीक है, कि मेमोरी और कम्युनिकेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो आंसर इज एसोसिएशन एरियाज। Now the fibers of the tracts they are covered with myelin sheath। आपको पहले बताया गया था myelinated sheath होगा यहाँ पर, ठीक है। So this myelinated part is constituting the inner part of the cerebral hemisphere, ठीक है। और ये क्या करेंगे? इसको एक ओपेक व्हाइट अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो दो चीज हुआ, ग्रे मैटर हुआ और व्हाइट मैटर हुआ, ठीक है। तो ये व्हाइट मैटर कहां पे आपको दिख रहा है? अंदरूनी हिस्से में, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और बाहरी हिस्सा जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, और वो क्या है? ग्रे मैटर। तो समझ में आपको ये आना है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर कवरिंग है वो ग्रे मैटर है, और जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर। तो बाहर वाला हिस्सा जो है वो ग्रे मैटर है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो व्हाइट मैटर है, क्योंकि उसका कलर व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। द सेरेब्रम, अब ये सेरेब्रल थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सेरेब्रम जो है इट रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। आप यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम देखोगे तो ऊपर आप डायग्राम वापस जाइए, देखिए ये सेरेब्रम जो है एक तरह से पूरी तरह से इसको घेरा हुआ है। आप देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ये घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है, रैप किया हुआ है सेरेब्रम, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, एंड दिस थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस नाम ही है, हाइपो मतलब लोअर,
थैलेमस मतलब थैलेमस, ठीक है, मतलब इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि थैलेमस के नीचे मौजूद है, उसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। सो द हाइपोथैलेमस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है। सो हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोरेगुलेशन का एरिया कहाँ मौजूद है, हाइपोथैलेमस में। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, हमें भूख और प्यास लग रही है, ये सेंटर कहाँ मौजूद है, हाइपोथैलेमस में। It also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है तो यहां से कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिनको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं, और ये अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, हाइपोथैलेमस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन पार्ट आ रहा है, ईटिंग आ रही है, ड्रिंकिंग आ रही है, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आ रहा है, चार पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब आता है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो व्हाइट मैटर है, इनर पार्ट, उसपे भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो वी फाइंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लाइक अमिगडाला, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा। सो ये जो अमिगडाला, हिपोकैम्पस है, ये अंदर में मिल रहे हैं, व्हाइट मैटर का हिस्सा है। सो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहाँ दिखेगा, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है लिम्बिक लोब का। सो अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका डीप स्ट्रक्चर से सिग्नल आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल कहाँ है इनका, अमिगडाला से, हिप्पोकैम्पस से। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, दीज आर ऑल डीप रिएक्शंस, जैसे एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज हो गया, फियर हो गया, मोटिवेशन हो गया। कहने का मतलब है ये सारी चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी के डीप स्ट्रक्चर्स से एसोसिएटेड, लिम्बिक लोब से एसोसिएटेड, ठीक है। इसीलिए जब कोई आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसको उबार पाना काफी मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वो इमोशनल रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, अमिगडाला से आ रहा है, हिप्पोकैम्पस से आ रहा है, विच आर डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये गाड़ी सीखने टाइप का नहीं है, मोटर लर्निंग नहीं है, सेंसरी परसेप्शन नहीं है जो कि आपका बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि कॉर्पस कैलोजम कहाँ आपको दिखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच के कनेक्टेड नर्व फाइबर्स को हम लोग कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। उसके बाद ग्रे मैटर किसको बोलते हैं, तो ग्रे मैटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोलेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स है क्या, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो कवरिंग है उसको हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ग्रे मैटर क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ न्यूरोनल सेल बॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जो उसको ग्रे कलर देता है। ब्रेन के इस हिस्से में एसोसिएशन एरियाज का क्या महत्व है, सो दीज एसोसिएशन एरियाज व्हिच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और मोटर in function, so they are associated with memory and communication। तो मेमोरी और कम्युनिकेशन में एसोसिएशन एरियाज आएगा। उसके बाद जो इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का उसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो व्हाइटिश अपीयरेंस है माइलिनेटेड शीथ का। उसके बाद आपका आता है कि सेरेब्रम किस स्ट्रक्चर को रैप करता है, तो दैट इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या मौजूद है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल्स थर्मोरेगुलेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। उसके बाद व्हाइट मैटर या इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कौन से डीप सीटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सो दे आर अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो ये अमिगडाला हिप्पोकैम्पस जो है ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो दे कॉन्स्टिट्यूट लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन है, तो ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के
डीप रिएक्शंस जो है, डीप इमोशनल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, जैसे मोटिवेशन हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज, फियर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। यहाँ से 4 क्वेश्चन है, 4 मैंने टिक कर दिया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क यू। कॉर्पस कैलोसम एसोसिएशन एरियाज पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन पूछ सकते हैं एंड दे मे आस्क यू अबाउट अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस और लिम्बिक लोब, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो यस, कि व्हाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है। एक बार फिर से हम बता दे रहे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बाहरी हिस्से का जो लेयर है उसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। मोटर और परसेप्शन की मददगार है। उसी में एक एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो कि नाइदर सेंसरी है नॉर मोटर है, तो उसमें कम्युनिकेशन में काम आता है। उसके बाद आपका व्हाइट मैटर आता है जो कि इनर लेयर है, आपका इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। सो इस व्हाइट मैटर का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे डीप सीटेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिनको हम लोग लिम्बिक लोब बोलते हैं। फंक्शन क्या है लिम्बिक लोब का? तो ये आपका सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, फियर, रेज, मोटिवेशन, ठीक है, डिप्रेशन, ये सब सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है थैलेमस और थैलेमस के बारे में, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा थैलेमस जो कि सेरेब्रम द्वारा रैप्ड अप है। उस थैलेमस के नीचे आप देखिएगा हाइपोथैलेमस है जो कि हाइपोथैलेमिक सिक्रीट करता है। और हाइपोथैलेमस आपका ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, और थर्मो रेगुलेशन, ये 3 पार्ट पूछते हैं आपसे। थर्मो रेगुलेशन का है तो हाइपोथैलेमस, तो ये याद रखना होगा। तो ये फोरब्रेन का हिस्सा था जो कि जहां पे हम लोग सेरेब्रल के बारे में पढ़ते हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं और डीप लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, खासकर ये अमिगडाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं पाए हैं वैज्ञानिक सही ढंग से। नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। The midbrain is located between the thalamus, hypothalamus of the forebrain and the pons varoli of the hindbrain. तो ये एरिया कहाँ लोकेटेड है? आपने अभी देखा फोरब्रेन का हिस्सा था थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस और के बाद जो एरिया स्टार्ट होगा वो उसको हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस और पॉन्स वेरोली आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इन दोनों के बीच के एरिया को हम लोग मिड ब्रेन बोलेंगे। A canal called cerebral aqueduct passes through the midbrain. This is important और ये पूछा जाता है कि आपको name the canal which passes through the midbrain. So your answer is cerebral aqueduct. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round lobes called corpora quadrigemina. ठीक है, ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मिडब्रेन में आपको 4 लोब्स दिखेंगे, उसका नाम क्या है, ठीक है। सो कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड का मतलब ही होता है 4, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं क्वाड्रीजेमिना। और एक और सवाल आपसे पूछा जाता है मीनिंग ऑफ ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम इज बोथ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को मिला दिया जाए तो वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। ब्रेन स्टेम क्या कहलाता है? तो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो 4 स्वेलिंग्स या लोब्स जो आपको मिड ब्रेन में दिख रहा है उसका नाम बताइए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और जो कैनाल पास होता है मिड ब्रेन से उसका नाम बताइए, सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो गया। अब आती है बात हाइंड ब्रेन की। सो द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ पॉन्स वेरोली, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। अब यहाँ पे देखिए सेरेब्रम नहीं है, ये है सेरेबेलम, ठीक है। मेड्यूला का पूरा नाम होता है मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आ रही हैं, पॉन्स वेरोली, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ओब्लंगाटा। अब इनके फंक्शंस आपको काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो पॉन्स वेरोली क्या करता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन।
तो पॉन्स वेरोली क्या है, एक इंटरकनेक्शंस एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons, ठीक है। convoluted का मतलब कि वो उबड़ खाबड़ जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स मतलब एकोमोडेट हो पाए, ठीक है। अब तीसरी बात आती है मेडुला ऑब्लांगाटा की। सो द मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। आप देखे होंगे डायग्राम में, ऊपर फिर से डायग्राम में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये मेडुला ऑब्लांगाटा वाला रीजन है एंड दिस इज कनेक्टेड टू, ये मेडुला ऑब्लांगाटा है, दिस इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉन्स वेरी वाला रीजन है विच प्रोवाइड इंटरकनेक्शंस टू वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद सेरेबेलम है, दिस इज अ कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, आप देख रहे हैं गोभी के पत्ते टाइप दिख रहा है। सो दिस अलाउज स्पेसिंग फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। और उसके बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा विच इज इन डायरेक्ट कनेक्शन विद दिस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ जो ऑब्लांगाटा है दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन। आप सांस ले पा रहे हैं तो इसका कंट्रोल सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा के पास है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो है आपका हार्ट की जो एक्टिविटी है, ब्लड की जो एक्टिविटी है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की, ये सारी के सारे ऑब्लांगाटा मेंटेन कर रहा है। और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पूछेंगे। और दूसरा ये सेरेबेलम इस एरिया से पूछा जा सकता है कि सेरेबेलम का कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों होता है, टू अकोमोडेट एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो वो मेडुला ऑब्लांगाटा है, और दूसरा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सेरेबेलम, ठीक है। और ज्यादातर चांस रहता है कि ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सिस्टम, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सिस्टम, all these are maintained by, controlled by, commanded by medulla oblongata। so ये medulla oblongata जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन का तीनों हिस्सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछ सकता है वो है कॉर्पस कैलोजम के बारे में। लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्टिंग नर्व फाइबर्स हैं उसको कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का डिफरेंसेस, ठीक है। तीसरा पूछ सकते हैं एसोसिएशन एरियाज फॉर मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। फोर्थ ये पूछ सकते हैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन, लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। फिफ्थ ये पूछ सकते हैं डीप सीटेड स्ट्रक्चर्स विच आर लिम्बिक लोब और अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो इसका फंक्शन पूछ सकते हैं कि ये क्या कंट्रोल करता है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, मोटिवेशन, ठीक है, फियर, ये सब हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला का फंक्शन। फिर आपसे मिड ब्रेन से आपसे पूछा जा सकता है कनाल पासिंग थ्रू द मिड ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो लोब्स पाए जाते हैं मिड ब्रेन में, उसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ये पूछ सकते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब पूछा जा सकता है व्हिच इज बोथ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके बाद हाइंड ब्रेन में आप आइएगा तो मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में पूछ सकते हैं कि दे आर कंट्रोल सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। उसके बाद सेरेबेलम पूछा जा सकता है कि सेरेबेलम का सरफेस उस टाइप से क्यों, स्ट्रक्चर वैसा क्यों है। तो स्ट्रक्चर इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स वहां पर अकोमोडेट किया जा सके, ठीक है। और पॉन्स वेरुलाई, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ हाइंड ब्रेन, वो क्या करता है, तो उसके पास नर्व फाइबर्स हैं जो कि अलग अलग ब्रेन के अलग अलग हिस्से के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो ये 7-8 क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया बनता है, और वही सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आती है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क।
कहने का मतलब अगर आप गलती से गर्म तवे पे हाथ रख दो तो क्या होता है, आप तुरंत झटके से हटा लेते हो, या आपको कोई पीछे से आके आपको कोई ये कर दे, सुई चुभो दे, तो आप क्या कीजिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन शो कीजिएगा। ठीक है, कहना रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब आपको उसके बारे में ब्रेन को पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये चीज होने वाली है। ठीक है, और वो हो जाता है, तब रिफ्लेक्स एक्शन शो होगा। पहली बात, अगर आपको पता है सामने से कोई आ रहा है आपको डंडा लेके मारने, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग प्रिपेयर करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज समझिए। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विथड्रॉवल ऑफ अ बॉडी पार्ट which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous। कहने का मतलब है झटके में होना चाहिए। ठीक है, the entire process of response to peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily without conscious effort or thought, and that requires the involvement of a part of the CNS is called reflex action। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन में को तीन तरह से समझिए। पहला बात है कि जो चीज आप देख रहे हो उसके लिए आप तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब आपका दिमाग उसको कॉन्शियसली समझ नहीं पाया है, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो इनवॉलंटरी होगा, मतलब आपके बगैर समझ के आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहां पर आपको याद रखना है, पेरीफेरस, पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम है, पीएनएस, उसका स्टिमुलेशन होता है, बिकॉज दैट कम्स इनटू एक्ट। ठीक है, सो द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एट लीस्ट वन पेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एफरेंट मतलब कि टिश्यूज से आप सीएनएस तक सिग्नल आ रहा है, जो लाता है सिग्नल। ठीक है, और फिर वापस उसको देता है, उसको इफरेंट बोलते हैं। तो सिग्नल आया तो उसको रिसीव किया और फिर सिग्नल को ले गया इफरेंट पाथवे से, तो जो मतलब इफेक्ट आउट करेगा उसको इफरेंट, जो रिसीव कर रहा है उसको एफरेंट। ये बात आपको कल समझाई गई थी। सो this pathway will consist of at least one afferent path and one efferent neuron। ठीक है, और ये सीरीज में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे समझना है रिफ्लेक्स पाथवे का। ठीक है, क्योंकि ये पूछते हैं द एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, उसका काम है सिग्नल को रिसीव करना, तो वो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को पकड़ा और फिर क्या करेगा, वो इंपल्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, वाया डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस। यही होता है आपका, सिग्नल लिया और उसको क्या किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे दिया। ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आता है आपका इफरेंट न्यूरॉन। तो इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को सीएनएस से लेगा और फिर जो इफेक्टर ऑर्गन जहां पे उसको शो करना है, एक्साइटर ऑर्गन या फिर जो भी आप बोल सकते हैं इफेक्टर, वहां पे वो उसको भेजेगा ताकि वो प्रॉपर रिएक्शन हो। ठीक है, तो कहने का मतलब एफरेंट पाथवे से सिग्नल आया सीएनएस के पास, प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो इफरेंट पाथवे के जरिए इफेक्टर के पास जाएगा और आपका रेस्पॉन्स होगा। सो द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स, ये फर्स्ट पार्ट है, स्टिमुलस, एफरेंट पाथवे, एंड part of the path reaction, and this is carried out by efferent neuron। so ये stimulus और response, afferent and efferent neurons constitute a reflex arc। नी जर्क रिफ्लेक्स एग्जाम्पल के रूप में यहाँ तो डायग्राम पूछते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है। आप आपको नी में कुछ चीज हटाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिग्नल जो है इट रिसीव्स द से, ये आपका नी जो है वो एफरेंट पास हुआ है। अब ये आया डॉक्टर
नर्व होते हुए ये आपका सेंट्रल नर्व, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इंटरन्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के वापस जाएगा बाया, तो ये देखिए कैरी कर रहा है ये मोटर न्यूरॉन, ये इफरेंट पाथवे तक आया, और फिर आप जिसको हम लोग प्लेट या एमईपी भी कहते हैं, ठीक है, मोटर एंड प्लेट। इफेक्टर पार्ट आयर कटा पार्ट होकर देखिए यहाँ हुआ, वो ठीक सारी हो रही है, लेकिन कितना 10⁻⁹ सेकेंड, 10⁻⁷ आसपास वही लगता होगा, वेरी वेरी लेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड के बीच में ये रेस्पॉन्स इफेक्ट आउट हो रहा है, आपको स्टिमुलस भी मिल रहा है, और यहाँ मतलब घुटना हटा, उसको एक्सप्लेन किया। अब इसी तरह आप हाथ से टच करते हो तवे को, गरम तवे को, या आप टच कर लेते हो तो आप हटा लोगे हाथ, सेम मैकेनिज्म, ठीक है। क्या करेगा, the receptor will signal via afferent pathway and dorsal root ganglion, वो जाएगा सीएनएस तक, सीएनएस में उसकी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद मोटर न्यूरॉन उसको क्या करेगा, इफरेंट पाथवे के माध्यम से मोटर एंड प्लेट तक भेजेगा, जो कि इफेक्ट आउट करेगा क्या, प्रॉपर रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स क्या होगा, आप झटके से हाथ हटा देंगे। मजा। हेलो, आप रिफ्लेक्स एक्शन